बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रंच टॉक। हम आपकी मुलाकात कराते हैं ब्रंच टॉक में हर रोज़ मुख्तलिफ मेहमान से, और आज मेरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो लोगों को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं और अब एक खूबसूरत और नया पाकिस्तान में एज सेनेटर भी उन्होंने अपना एक रोल और किरदार निभाना शुरू किया है। तो आज हम मिलने जा रहे हैं मुल्क के बहुत बड़े और बड़े नामवर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद से। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आ जाए प्लीज, थैंक यू। हैव अ सीट ओवर देयर। डॉक्टर साहब, वी वांट टू नो कहाँ से सफ़र शुरू हुआ ज़िंदगी का, कैसे यहाँ तक पहुँचे? वाले साहब आर्मी में थे, तो आपने आर्मी में जाना क्यों नहीं पसंद किया? अच्छा, इससे था कि इसमें कोई शक नहीं कि वाले साहब आर्मी में थे और मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या था। चूँकि आर्मी वाले थे, वो कभी एक जगह से दूसरी जगह पोस्ट आउट होते थे, तो हमारा सफ़र इसी तरह था कि 3 साल 2 साल एक जगह पे रहे, 1.5-2 साल दूसरी जगह पे रहे। तो स्टार्टिंग एजुकेशन पिंडी से हुई थी, लाल हज़ार सेंट मैरीज से। फिर उसके बाद वो चले गए पिशावर, तो पिशावर सेंट मैरीज चले गए। वहाँ से वो पोस्ट आउट होके मरी चले गए, तो मरी कॉन्वेंट में चले गए। अब जब ये चीज़ें देखी, और मरी कॉन्वेंट में मैं क्लास 7 तक पहुंच गया था। अब वहाँ से ये हुआ था कि मेरे वालिद साहब और वालदा चूँकि आर्मी में थे, एक 2,500-3 हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह थी, तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, हम तो हर जगह जा रहे, तो बच्चों की पढ़ाई मुतासर होती थी। तो उन्होंने उस वक्त ये प्लान किया कि मुझे हसन अब्दाल में एडमिशन दिलवाते हैं, हालांकि वो उनकी पहुंच से बहुत दूर था। वैसे तो हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। जब मैं हसन अब्दाल में सिलेक्ट हो गया, तो मेरे वाले साहब ने वो कागज़ आज भी मेरे पास है कि जिसमें लिखा हुआ था, टुडे आई एडमिटेड हुमायूं इन हैदर विंग May 15th 1977। तो वो आज भी मेरे पास लिखा है, एंड आई विश हिम गुड लक एंड डॉक्टर ऑफ वर्ल्ड फेम। ये उस वक्त 1977 में उन्होंने लिखा था। तो वही मैं बात कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ रास्ते रखने थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मगर it was his ambition? It was his ambition. He always wanted me to be a doctor. He always wanted. वो कहते हैं, मेरे वाले साहब कहते हैं, जब मैं 3-1 महीने का था तो मेरे यहाँ पे 2 जगहों पे इन्फेक्शन हो गया था, तो जिसके लिए ऑपरेशन हुए थे मेरे। तो उस वक्त मेरे वाले साहब ने कहा था कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा। So it was his wish back in the mind. तो जब मैं हसन अब्दाल गया, तो उस वक्त मेरी फ़ीस और मेरी 3 बहनों की फ़ीस मिला के कोई 1200 रुपये बनती थी, और मेरे वाले साहब की तनख्वाह 2500 रुपये थी। तो 50% to 60% ऑफ हिज सैलरी वुड गो इनटू द स्कूल फी ओनली। ये बहुत कम लोग अपना 50% वो करते, इससे ज़्यादा भी करने वाले हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। बस वहाँ से फिर हसन अब्दाल गया। फिर एक दफ़ा हसन अब्दाल में इस तरह हुआ कि मेरे वाले साहब की पोस्टिंग हो गई एज अ कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज जेलम। उस वक्त मैं मैट्रिक कर चुका था, और मेरे सारे दोस्त थे, हम लोग सारे अच्छा, मेरे ज़्यादातर दोस्त जो थे ना हसन अब्दाल वाले, वो नॉन मेडिकल में जा रहे थे। तो चूँकि मैं मेडिकल में जब मैट्रिक की बात आई थी, तो वाले साहब ने कहा कि तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने कहा जी मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर है उन्होंने फाइनेंशियली भी देखना, तो उन्होंने कहा बेटा इस तरह करते हैं कि जब तुमने इंजीनियरिंग करना है तो तुम ऐसा करो, मिलिट्री कॉलेज जेलम आ जाओ। तो मैं बहुत शैतान लड़का था और नालायक लड़का था। मेरी अक्सर पेशियां होती थी प्रिंसिपल के पास, हाउस मास्टर के पास, रगड़े खा रहे होते थे, मार खा रहे होते थे, एक्स्ट्रा ड्रिल, हर किस्म की शैतानियां, मतलब यू नेम इट एंड आई हैव डन इट। ठीक है, सिवाय कॉलेज से बंक मारने वाली चीजें जिसमें एक्सपेल हो सके, उसके अलावा विद इन दैट थिंग बुली भी करते थे आप? बुली ज्यादा खाता था, करना मैं इतना नहीं करता था, लेकिन खाई बहुत बुली है मैंने, बड़ी लड़ाइयाँ की, बड़ी मार खाई है। अब कद बहुत छोटा होता था, अपने से बड़े से लड़ पड़ता था, तो बड़ी मार भी खाई है। तो खैर, जब वाले साहब ने पूछा क्या करोगे, तो मैंने कहा इंजीनियरिंग। उन्होंने कहा एक काम करते, तुम मिलिट्री कॉलेज जेलम आ जाओ, यहाँ पे इंजीनियरिंग करो। मैंने कहा नहीं जी, मैंने मेडिसिन करनी है। आपके पास आने से क्योंकि मेरे दिमाग में था, ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल। तो मैंने कहा कि इतने स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल से बेहतर है तुम मेडिकल कर लो, ये चीज़ ना करो। दैट इज हाउ आई एंडेड अप इन मेडिसिन। तो आजकल तो बड़ा इस पे बहस होती है कि बच्चों का एप्टीट्यूड देखना चाहिए, पेरेंट्स को उन्हें नहीं बताना चाहिए कि आपको क्या करना है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा कि अगर तुमने इंजीनियरिंग करनी है तो इस कॉलेज में आ जाओ। मैंने खुद ही अपना ट्रैक बदल दिया। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं
उस कॉलेज जाना नहीं चाहता था जहाँ वो प्रिंसिपल हो। ओके, ठीक है। तो दैट वाज माय थिंग एंड उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मेरा एप्टीट्यूड क्या है। मेरा प्रॉब्ली एप्टीट्यूड स्पोर्ट्स की तरफ शायद ज़्यादा था, क्योंकि मैं जब इंग्लैंड गया था तो इंग्लैंड में मैं काउंटी चैंपियनशिप स्क्वॉश में भी जीती थी। जब मैं पाकिस्तान में था, जब मैं मिडिल कॉलेज में था, तो वहाँ पे मैं जो आज जो खैबर पख्तूनख्वा है उस NWFP के उसके जो मैचेस होते थे, NWP ओपन वगैरह, उसके मैं क्वार्टर फाइनल्स तक गया हुआ। आप डॉक्टर बन गए, बाकी बहनें जो हैं उन्होंने भी क्या ज़िंदगी में कुछ अचीव किया, और फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशंस क्या वो आपने खुद से अफोर्ड किया खुद को? इस तरह हुआ था कि मेरी बहनें माशाल्लाह, एक बहन ने उनकी शादी हुई थी एयरफोर्स में, मेरे ब्रदर इन लॉ है, ही रिटायर्ड एज अ वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो उस बहन ने दो बड़ी बहनें वो ट्विंस हैं, तो उसने वो किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है। जो सबसे बड़ी बहन है, मतलब ट्विंस है लेकिन उनमें से जो पहले पैदा होता है, उसने मास्टर्स किया हुआ है इन एजुकेशन, और वो कनाडा में शी इज़ स्कूल हेड कर रही हैं। जो सबसे छोटी बहन है उन्होंने भी मास्टर्स किया हुआ है एजुकेशन में, और वो उनका अपना यहाँ पे एक स्कूल है जो वो इलाके के जो गरीब लोग होते हैं उनके बच्चों को फ्री पढ़ाती हैं। और हम क्या करते हैं, मैं, मेरे वालिद और बहुत सारे लोग जो हमारे हैं, हम उन बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं। तो इन दैट वे उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन फ्री मिलती है। तो हम सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं उस लिहाज से। तो इट्स वी आर अ फैमिली ऑफ एजुकेशनिस्ट, आप इस लिहाज से कह सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप स्पेशलाइजेशंस की तरफ गए, उसको अफोर्ड करना भी तो मुश्किल काम होता है। तो आपने खुद कमाया, फिर अपने लिए पैसे जमा किए, और फिर आपने FRCPS, और फिर उसके बाद मेंबर अमेरिकन डिप्लोमेट ऑफ, जैसे कहना चाहिए, हेयर ट्रांसप्लांट एंड देन प्लास्टिक सर्जरी वगैरह वगैरह। इससे हुआ था कि जब मैं MBBS कर लिया था तो मैंने CSS में तैयारी की थी। मेरा दिल, मुझे पता था कि मैं MBBS में मेडिकल में बाहर नहीं जा सकता, मेरी एक लिमिट थी, मैं बाहर नहीं जा सकता। पैसे नहीं थे, पैसों की वजह से, कोई वजह से। तो मैंने क्या किया, मैंने CSS की तैयारी कर दी, उनके भाई CSS कर लूँगा। कुछ मेरे एक दो दोस्त थे वो भी CSS करना चाहते, तो मैं CSS में चला गया। लेकिन मैं CSS में, और चूंकि मेरा डोमिसाइल फाटा का है, तो मुझे पता था कि अगर मैं पास भी कर गया तो हो जाएगा। तो मैंने मेहनत काफ़ी की थी। अनफॉर्चुनेटली मैं इंग्लिश ऐसे में फेल हो गया। तो जब मैं फेल हो गया तो मेरे फादर ने, ये 1990 की बात है, उन्होंने पूछा कि बेटा अब क्या करोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तैयारी है, अगली बार पास हो जाऊंगा CSS में। तो उन्होंने मुझे मेरे मामू से 1000 पाउंड लोन लेके मुझे कहा कि तुम जाओ और पार्ट 1 का इम्तिहान दो, FRCS के पार्ट 1 का इम्तिहान दो। तो मेरे मामू ने मुझे उधर, मैं इंग्लैंड चला गया। वहाँ पे अब ये सोच लें कि इस तरह होता था कि ग्लासगो में मैं था और वहाँ पे ठंड बहुत होती थी। तो मैं, और वहाँ पे चूंकि मैं पेइंग गेस्ट था, तो वो जो हीटर ऑन करने के लिए आपको बीच में कॉइन्स डालने पड़ते थे। तो मैं बजाय कॉइन्स डालने के, मैं 3-4 मोटे मोटे कपड़े पहन के सो जाया करता था कि मुझे ठंड ना लगे, ताकि सो दैट आई कैन सेव मनी। सो दैट इज हाउ इट इज। फिर एक दफ़ा जब मेरा पार्ट 1 पास हो गया, मैं वापस आया। यहाँ आने के बाद मैं पार्ट 2 के लिए चला गया। उधर भी अल्लाह ताला ने मेरे पे एक बहुत बड़ा करम किया कि मुझे वहाँ पे क्लिनिकल अटैचमेंट मिल गई। तो मेरी रहन सहन वहाँ पे फ्री हो गया, खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत पैसा होता था। फिर मुझे जॉब मिल गई। बस जब जॉब मिल गई 95 में, तो उस ज़माने में एबटाबाद में बहुत ठंड होती थी। आज भी ठंड है, लेकिन उस ज़माने में बहुत ठंड होती थी। तो एक दिन मैंने सेंट्रल हीटिंग, मैंने फादर को फ़ोन किया। मैंने कहा कि मैं आपको सेंट्रल हीटिंग मैंने पता कराया, मैं आपको करा दूंगा यहाँ पे, और ये 5 लाख रुपए है, तो मैं आपको 5 लाख भिजवा रहा हूँ। उन्होंने कहा बेटा ये 5 लाख मेरी जेब में डाल दो ना, और बेशक बर्फ़ में खड़ा कर दो, तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। मतलब जस्ट इमेजिन के 5 लाख की वैल्यू उस वक्त हमारे लिए क्या थी, कि वो कहते कि 5 लाख मेरी जेब में डाल दो तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। सो आई एम जस्ट सेइंग कि दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड। फिर अल्लाह ताला ने मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से, मैं इंग्लैंड में था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा वापस आ जाओ। Just nothing. बस, आई एम द ओनली सन। ओके, ठीक है। तो बेटा वापस आ जाओ। मैंने कहा चलो वापस चलो। मैंने अपनी बेगम को कहा पैक करो। माय वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग विद द थर्ड चाइल्ड। ओके, एंड आपकी शादी जो है वो आपकी पसंद से हुई? नहीं, टोटली अरेंज्ड। ठीक है, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि तुम पैक करो और वापस जाओ।
इससे पहले कि मसले हो जाए, जहाज़ वाले तुम्हें जाने ना दिए, तो आई सेंड देम होम। मैंने कहा मेरा ये 6 महीने रहते हैं, मुझे ये 6 महीने करने दे और मैं वापस आता हूँ। आपको डर नहीं लगा कि करियर इतना अच्छा एस्टेब्लिश है, वहाँ जाके क्या करूँगा? मेरे माँ बाप ने मुझे जो बताया था और जो मेरा अपना ईमान ये था कि मेहनत मैंने करनी है, रिस्क अल्लाह ने देना है, और अगर माँ बाप की दुआएं हो जाए तो फिर कुछ चीज़ रुक नहीं सकती। डॉक्टर साहब, हर साल पाकिस्तानी नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो कि बेरोज़गारी की वजह से नाजायज़ रास्तों से दूसरे मुल्कों में जाने की कोशिश करते हुए, मगरिब जाने की कोशिश करते हुए बाज़ औक़ात तो मौत का शिकार भी हो जाते हैं। सो जो आप कह रहे हैं उनके लिए तो लगता है, उनको तो लगता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। मैं उसका एक जीता जागता सबूत हूँ। मैं जब आया था 2000 में, मेरे पास हार्डली 30 लाख रुपए थे। सब चीज़ें की, मेहनत की। एक फ़र्क है, पाकिस्तान में कोई मेहनत नहीं करना चाहता, पाकिस्तान में कोई डिश वॉशिंग नहीं करना चाहता। बाहर जाके यही बड़े लोगों के बच्चे जाके डिश वॉशिंग भी कर रहे हैं, टैक्सियाँ भी चला रहे हैं। पाकिस्तान में ये लोग ये नहीं करते। ठीक है, आपका सेनेटर बनने तक का सफ़र, अब उसके बारे में बताइए कि यहाँ तक तो हो गया, आप मुल्क वापस आ गए, आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, समहाउ अल्लाह ताला ने आपको बहुत उसमें कामयाब किया। वालिद का जो ख्वाब था कि एक नामवर डॉक्टर बनने का, यू अचीव दैट। मेरे वालिद साहब कहते थे, यार बेटा मैंने तो तुम्हें भेजा था डॉक्टर बनने के लिए, तुम तो नाई बनकर आ गए। ठीक है, वो मजाक करते थे। 2004 की बात है, मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैं कोई 7वीं 8वीं रोड में साइड में बैठा हुआ था, तो इतने में हारून रशीद साहब वहाँ से गुजरे, मेरे पास से गुजरे, वापस आए, मुझे कहते डॉक्टर हुमायूं। मैंने कहा हाँ जी। मेरा हाथ पकड़ा, मुझे ले गए अंदर कमरे में, कहते आज डॉक्टर साहब आज आपको किसी से मिलवाता हूँ। तो अंदर गए तो वहाँ खान साहब बैठे हुए थे, इमरान खान साहब बैठे। ओके, दैट वाज माय फर्स्ट एवर इंटरेक्शन विद इमरान खान। ठीक है, उसके बाद एक दिन बैठा हुआ था, तो इसी लिहाज से था, तो फोन आया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर हुमायूं। मैंने कहा हाँ जी। कहते मैं इमरान बोल रहा हूँ। मुझे क्या पता मुझे कौन इमरान फ़ोन करेगा। मैंने कहा जी कौन इमरान? कहते इमरान खान। मैंने कहा दी इमरान खान? तो हंस पड़े, कहते जी डॉक्टर साहब दी इमरान खान। तो कहते हैं आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप आ जाओ, हमसे आके मिल लो। तो फिर उन्होंने मुझे जगह बताई, वो जाके मुलाकात हो गई, छोटी बहुत मुलाकात हुई। फिर फॉर्मली मैंने 2007-8 में 3 बंदे थे, सैफुल्लाह खान नियाजी, आमिर कियानी और सरदार अजहर तारिक। इन्होंने मुझे एक दिन बिठा के कहा कि आप कर क्या रहे हो, वाई डोंट यू जॉइन पॉलिटिक्स एज वेल। और मेरे अपने दिमाग में भी ये था कि जब तक हम जैसे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो फिर तो स्पेस में तो हर एक घुस जाएगा ना, तो वाई नॉट मी। So that is when I sacrificed my time, which was money for me, and बच्चों के लिए वो टाइम मैं बच्चों को दे सकता था, तो वो मैंने सेक्रीफाइस किया। बल्कि सेक्रीफाइस नहीं कहते, सेक्रीफाइस माइट नॉट बी द राइट वर्ड, मैंने वो इन्वेस्ट किया फॉर दिस कंट्री। ठीक है। और फिर मैं फॉर्मली पीटीआई ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद 2009 में इन लोगों ने मुझे इंटरनेशनल चैप्टर्स का मुझे सेक्रेटरी नॉमिनेट किया। 2010 में मैं स्पोक्स पर्सन बना, 2013 स्पोक्स पर्सन फॉर हेल्थ बना। 2012 में अलोंग विद माय टीम मैंने हेल्थ पॉलिसी पीटीआई के लिए बनाई और प्रेजेंट की। और उस तकरीर में खान साहब ने जब ओपनिंग करे थे तो उन्होंने कहा था डॉक्टर हुमायूं को कौन नहीं जानता, आप में से आधे लोग तो इसके मरीज होंगे। सुनिए डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब खुद भी आपके पास बड़े शौक से आते हैं। एवरीवन नहीं जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मेरे पास बड़े शौक से आते हैं। बाकी रहेगी बात ये, मैं कभी किसी का ये नहीं बताता कि कौन क्या है, इट्स अ पेशेंस कॉन्फिडेंशियलिटी, लेकिन दैट्स अ पार्ट। तो उस जगह पे मैंने पार्टी के लिए किया। फिर मैं इस्लामाबाद चैप्टर का 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। फिर मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में सेक्रेटरी इंटरनेशनल चैप्टर इलेक्ट हुआ हूँ। सो आई वाज इलेक्टेड इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में, मैं इलेक्ट भी हूँ। तो 22 साल जो जदोजहद खान साहब जिसका तस्करा करते हैं, तो आप तो उसमें 22 साल तो नहीं होंगे, लेकिन मेरे उसमें कोई 13-14 साल जरूर है। तो आपको कभी ये अफसोस होता है कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक नहीं था, जो मुख्तलिफ और पार्टियों से शिफ्ट करके यहाँ पे आए थे, एंड देन
finally they became the face of Pakistan Tehreek-e-Insaf. नहीं, they are not the face of the Pakistan Tehreek-e-Insaf. They are still not the face of Pakistan Tehreek-e-Insaf. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फेस वही हैं जो पुराने थे। डॉक्टर साहब, इलेक्टेबल्स की सियासत है ये, आप एग्री करते हैं पाकिस्तान की सियासत? और आप जैसे लोगों का, जैसे आपने कहा, जिन्होंने एक विजन के साथ पाकिस्तान की सियासत को ज्वाइन किया, क्या अब महसूस करते हैं अब जबकि यू आर इन द पॉलिटिक्स? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इलेक्टेबल्स की सियासत से निकल के प्रेसिडेंशियल सियासत में जाना चाहिए। उसकी वजह ये है, मैं अगर सही इंसान हूँ, मैं इलेक्ट होता हूँ, मैं अपनी टीम बनाऊँ और उस टीम के साथ लेकर चलूँ। अगर मैं बाकी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ कि भाई वहाँ से किसको लेना है, वहाँ से किसको लेना है, वो बहुत बड़ा मसला हो जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। हेल्थ के हवाले से, आप हेल्थ की स्टैंडिंग जो कमेटी है उसके मेंबर भी, तो आप समझते हैं कि हेल्थ में जो रिफॉर्म्स थी प्रॉमिस्ड, उस पर काम हो रहा है या हो चुका है? बहुत अच्छे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हुए हैं। लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी सिर्फ एक वजह से ये सिस्टम, हमारा सिस्टम पुरानी चीजों के ऊपर वो जोंक की तरह चिपका हुआ है, वहां से खून पीएमडीसी को खत्म कर दिया गया, इसको भी बड़ी तनकीद का निशाना पीएमडीसी को बनाया गया। उन्होंने खत्म नहीं किया, उन्होंने उसके अंदर जो चेंजेस लानी चाहिए थे वो किया और बहुत सही चेंजेस लाई हैं। देखिए, सिस्टम बेहतर हो रहा है, अब उसने फंक्शनल होना है। जो जो सिस्टम फंक्शनल होता जाएगा, चीजें ठीक होती जाएंगी। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में कितने लोगों ने इस साल एग्जाम दिया था? 1,20,000 ने। 1,20,000 ने या 1,50,000 में से सिर्फ 20,000 ने सेलेक्ट होना था। मेरिट इन्होंने उठा के 60% पे कर दिया। कितने लोग पास हुए? मेरे ख्याल में 80,000 या 60,000 पास हुए। तब भी 1:4 रेशियो है कि उन्होंने उसमें से 1:4 ने आगे जाना था। That is how you keep on raising the thing. तो मेरे ख्याल में we are going in the right direction. यंग डॉक्टर एसोसिएशन हर आए दिन एहतजाज कर रही थी आपकी गवर्नमेंट में। आपकी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट थे वो, जिसे कहते हैं डॉक्टर नुस्खे पे लिख के देते थे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दें। अब उनको भी बड़ी शिकायत है। आप खुद डॉक्टर हैं, आप हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी का जो है वो हिस्सा भी हैं, तो आपके ख्याल में डॉक्टरों की जो एक महरूमियाँ या उनके जो मुतालबात हैं, उसका क्या हल है? मैं 2-3 महीनों के लिए पिम्स का चेयरमैन बना था और मैंने इन सब से बात भी की थी। बहुत चीज़ें जायज़ ही होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली नाजायज़ भी होती हैं। इतनी क्वालिफिकेशन के बाद अगर उन्हें नौकरी ना मिले, उन्हें 20-25 हज़ार रुपए दिए जाएं, उनको रोटेशन पे रखा जाए। प्राइवेट क्लिनिक खोलो, प्राइवेट क्लिनिक खोलो। जिस इलाके से आए उस इलाके में जाओ, प्राइवेट क्लिनिक खोलो। मेरे पास तो गवर्नमेंट जॉब थी, मैंने छोड़ दी। मैंने अपना सबसे बड़ा इशू, बर्निंग इशू हाथ में है, वो है लोकल बॉडीज़ का जो ये एक बल्दियाती निज़ाम का जो ये काला कानून लेके आए हैं। अब अगर आप आर्टिकल 140A कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें, आईन पाकिस्तान का 140A, उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि जो भी इख्तियारात होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हों, जो अथॉरिटी है, वो सारी की सारी लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं उनको ट्रांसफ़र होती है। अब तमाशा क्या हो रहा है? तमाशा ये हो रहा है कि 18वीं तरमीम, ये इसका क्रेडिट लेते हैं हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त के, जी 18वीं तरमीम हमने की। 18वीं तरमीम से इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से बहुत सारे इख्तियारात दे के सूबों में ट्रांसफ़र किए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सूबा सिंध में वो ट्रांसफर होने के बाद वो सीएम हाउस में फंस गए। वो आगे फिर उसी तरह आगे भी डिवॉल्व होने चाहिए थे। और जो पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में एक दफ़ा लोकल बॉडीज इलेक्शन हुआ है, जितनी दफ़ा इन्होंने हुकूमत की है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुआ है। बात ये करते हैं जमहूरियत की, और इख्तियारात इन्होंने सारे अपने पास रखे हुए। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कराची एक मिसाल इसकी, एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट बना, कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना, तो बड़ी उनमें मीटिंग्स हुई। उसका एक हिस्सा मैं था, एक असद उमर साहब थे और एक अमीनुल हक साहब थे, हमारे 3 फेडरल मिनिस्टर्स। वहाँ से सीएम साहब भी थे और उनके साथ भी 1-2 वज़रा थे और भी बाकी लोग थे।
और सितंबर 2020 में इन्होंने हमसे वादा किया और मैंने उनसे कहा कि जी मेरी सिर्फ एक कंडीशन कह लें, शर्त कह लें, गुजारिश कह लें, वो ये है कि ये जो इदारे हैं जो आप सारे के सारे आपने सीएम हाउस में ला के बिठा दिए हैं, उनको डिवॉल्व करें। इसका मतलब ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कुछ नहीं होनी चाहिए, हर डिवीजन की अलग बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होनी चाहिए। लाड़काना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अलग हो, नवाबशाह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अलग हो, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अलग हो, हैदराबाद की अलग हो, मीरपुर खास की अलग हो, सखर की अलग हो, ताकि लोकल लोग वहां के उसको फिर मैनेज करें और वो फिर समझ में आए। उन्होंने वो सिंध बिल्डिंग, उन्होंने कहा कि जी हम ये करेंगे। दूसरा एक बड़ा इशू था सिंध सॉलिड वेस्ट की बात की कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने उसको भी उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि इसको भी आप डिवीजन पे लेके जाएं। अभी अगर जैकाबाद में कचरा पड़ा हुआ है तो कराची वाले को तो नहीं पता, और कराची में कचरा पड़ा हुआ है तो लाड़काना वाले को नहीं पता। लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि इख्तियारात को डिवॉल्व करते नीचे तक। इन्होंने हमसे कहा कि जी 1 हफ्ते में हम ये कर देंगे, सबके सामने वादा किया कि जी ये 1 हफ्ते में हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर देंगे, एक्ट बाद में आता रहेगा। तो वो दुनिया का सबसे लंबा 1 हफ्ता अभी तक चल रहा है, क्योंकि अब तो ये 20 सितंबर की बात कर रहा हूँ, तो हम तो कहीं और ही आ गए हैं। तो अभी तक उन्होंने वो नहीं किया, और वो तो क्या सोने पे सुहागा ये कि उसके बाद जो ये एक्ट लेके आए हैं, जो रही सही थी अगर किसी लोकल रेप के पास, अगर कोई मुंतखब नुमाइंदे के पास, वो भी सारे इख्तियार अपने पास ले लिए। तो इसके ऊपर सारी की सारी अपोजिशन जमातें, जीडीए भी, एमक्यूएम भी और तहरीक इंसाफ भी, हमने इसके ऊपर इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया। मैं कुछ और बातें भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, और इसके ऊपर हम सरापा एहतजाज हैं। बल्कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी की उनका कोई स्टेक तो नहीं है कराची में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अभी आज के दौर में, लेकिन उन्होंने भी इसको वो भी अपोज करके बैठे हैं। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये हमें पूरे पाकिस्तान को टीवी के ऊपर बैठ के चूरन बेचते हैं। चूरन मैं कहता हूँ जमहूरियत का। जरा जमहूरियत जरा समझें इनकी क्या है कि ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था इन्होंने, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो अपने इनके मर्जी का काम होता है उसको लेके बैठ जाते हैं, बाकी काम नहीं करते। यानी कि ये डिसाइड हुआ था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर के पास होगी और सूबाई असेंबलियों में सूबे के अपोजिशन लीडर के पास होगी। अब आपको यह पता होना चाहिए कि नेशनल असेंबली की बहुत सारी कमिटीज में पीपल्स पार्टी के भी और नून लीग के भी मेंबर भी हैं और चेयरमैन भी हैं कुछ। यानी कि ये बिलावल जरदारी साहब ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं नेशनल असेंबली की, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं आमिर मक्सी साहब, वो पीपीपी के टिकट पर इलेक्ट हुए, वो हमारी मैरीटाइम की कमेटी के वो चेयरमैन है। हम बैठते हैं बातें, उसमें वो कादिर पटेल जैसा आदमी भी बैठा हुआ है जिसके ऊपर उज़ैर बलोच की जेआईटी में कितनी चीजें लिखी हुई हैं, तो वो भी वो है मेंबर। लेकिन 3.5 साल होने को आए हैं, आज तक सूबा सिंध की असेंबली में चेयरमैनशिप तो छोड़े कोई मेंबर भी किसी कमेटी में नहीं है, ऑपोजिशन का एक मेंबर भी नहीं है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी नहीं दी हुई। और ये जो लेके आया असेंबली के अंदर ये बिल अपना लोकल बॉडीज एक्ट, ये किसी कमेटी में कोई डिस्कस, क्योंकि हुआ ही कोई नहीं, पर लेके आए, मेजॉरिटी है, और इन्होंने बिल्कुल एक आमिर के माइंडसेट से ये काम कर दिया। इसलिए मैं अब हम सारों का ये एक मुत्तफिक राय है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा एक बात और, अगर ये तो ये हो ना कि हालात बहुत अच्छे की होते हैं, बोलते चलो जी चांस दे दो, कचरा इनसे नहीं उठता, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे उठाते हैं, नाले इनसे नहीं बनते, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे बनाते हैं, सर्कुलर रेलवे इनसे नहीं चलती, वो फेडरल गवर्नमेंट आके बना रही है, पानी का आपका निज़ाम इनसे नहीं चलता, वो बना रहे हैं। 14 साल में मुझे बता दें कोई वो मोटरवे, कोई रोड, वो भी फेडरल गवर्नमेंट बनाए। अगर सारे काम ही फेडरल गवर्नमेंट ने करने हैं, और ये भी आपको बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में मेरे ख्याल में पीएफसी तो उन्होंने किया ही नहीं है 14 साल से, 2006 से आज तक पीएफसी हुआ ही नहीं है।
और NFC अवार्ड कितना हुआ है? आप में से किसी को पता है कि पिछले 10 साल में सूबा सिंध को NFC का कितना अवार्ड का पैसा कितना मिला है? 12,000 अरब। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं ना, ये तो पाकिस्तान के रिकॉर्ड में आता है। ये पैसा किया किधर? क्या लाड़काना में 2000 नहीं, पिछले 10 साल की बात कर रहा हूं। तो आप ये मुझे बताएं कि क्या लाड़काना में कोई स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बन गए हैं, या लाड़काना के अंदर पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्कूल बन गए हैं, या मतलब ये सिर्फ लाड़का, पूरे पूरे के पूरे सिंध का यही हाल है। एक इनसे चीज नहीं चल के देती है। अच्छा, और जिसका ये क्रेडिट लेते हैं वो प्राइवेट एंटरप्राइज चला रही है, वो डोनर चला रहे हैं, डोनर एजेंसी चला रही है, वो प्राइवेट लोग चला रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर सकती। मतलब सरकार का हाल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो अगर अस्पताल में से बोतलें पकड़ता है खुद, और जब वो टेस्ट करने जाता है तो टेस्ट करके आते हो कहते सही शहद था, और जो शहद ढूंढ बना लेता है अस्पताल की बोतलों को, उसको आप प्रमोशन देके 21 ग्रेड में बना देते हैं माशाल्लाह। इस वक्त हाल ये है कि जरदारी साहब के जूते पॉलिश करें, और उनके मुंशी अकाउंटेंट जिनको उन्होंने CM बनाया हुआ है मुराद अली शाह, उसको आप खुश रखें ताकि वो ऊपर तक पहुंचा ले। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मर्जी आप कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ना ब्यूरोक्रेसी यहाँ ठीक चलती है, ना इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, ना ये कोई हेल्थ का काम कर सकते हैं, ना तालीम। मैं पूछना चाहता हूं 14 साल में कोई बड़ा मुझे मंसूबा बता दें कि जी ये सिंध हुकूमत ने किया। नाला बता दें, चले ये नाला बनाया हमने, सही जीरो। अब ये वक्त जो है ना, एक और चीज आखिरी, जब तक पाकिस्तान का कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए, वो जिसको बना लें आप, पूरी टीम ऊपर अच्छी बना लें, पहले दो बातें क्लियर कर लें कि जब तक पाकिस्तान के माशी हालात जब तक नहीं बदलेंगे, वो इकोनॉमिक जो रियलिटी है, जो पाकिस्तान जो डिजर्व करता है इकोनॉमिकली, और पाकिस्तान की अवाम का हर फर्द डिजर्व करता है, वो नहीं बदल सकता जब तक आप एक दो वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब नहीं बनाते अपने मुल्क में। हर दुनिया के मुल्क में, अभी लंदन जाते हैं जहां ये प्रॉपर्टियां खरीदते हैं सारी, जाके जहां ये रहते हैं, वो लंदन एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब है। इसी तरह अमेरिका में न्यूयॉर्क हो गया, या लॉस एंजलिस हो गया, या शिकागो हो गया, हमारे खित्ते में दुबई हो गया, हमारे सामने बन गया, वो भी इन्हीं के पैसों से बना हुआ है, आपके पैसों से बना हुआ है, आप सबके और मेरे और इनके, हम सबके पैसे तो वही हैं, लेकिन लगाया इन्होंने वहां पे जाके, वो भी वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब बन गया। हिंदुस्तान में भी बन गए। अगर आपने कोई वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब नहीं बनाया, ये पाइप ड्रीम है, ये वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती आपकी ये माशी हालात। और कौन बनाएगा, कहां बनेगा? आपके पास हमारे सूबे सिंध का एक बड़ा शहर है कराची, जिसमें दो आपके पास बड़े पोर्ट्स हैं, सारे पाकिस्तान का उधर बिजनेसमैन माइंड सब कुछ उधर बैठा है, उसको सिस्टमैटिकली इन्होंने तबाह किया। मैं तो ये समझता था कि लाड़काना भी बन सकता है, माने ये आपका घर है, इसी को पता नहीं कितने करोड़ लगाए, कितना मौजूद का पैसा लगाया है, 96 अरब सही, 96 अरब में क्या बनता है भाई? 96 अरब कितने डॉलर बनते हैं? मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, कितने डॉलर बनते हैं अगर आप 150 से भी लगा ले। मैं आपको बता दूं, वो जो बुर्ज खलीफा नहीं है, कितने बनते हैं? 500 मिलियन डॉलर। वो जो बुर्ज खलीफा नहीं है, बुर्ज खलीफा 5 बिलियन सर, वो 2 अरब में बना था, 2 अरब 2 बिलियन डॉलर्स में। तो ये जो उन्होंने खर्च किया, कम से कम एक बुर्ज खलीफा ही बना देते, 15-20 अरब डॉलर तो कहा। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम का क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेती है, जबकि इख्तियारात अवाम तक मुंतकिल नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी के दौर में एक बार बल्दियाती इंतखाबात हुए, ये इंतखाबात भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुए। पीपल्स पार्टी ने तमाम इदारों वजीर आला के कंट्रोल में रखे हुए हैं। सिंध में तमाम अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी के बल्दियाती काले कानून के खिलाफ हैं। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
मतलब ये नहीं होता कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। नौकरियों का मतलब ये होगा जॉब क्रिएशन है। जॉब क्रिएशन होती है बाय वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन। अभी खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान वुड बी the fastest growing nation in the world, and I 100% agree with that. After 5 years of Pakistan Tehreek-e-Insaf, इंशाअल्लाह नॉट आफ्टर। ये 5 साल तो हमने चीज़ों को अपनी जगह पे लाकर रखना था ना। अगले 5 साल जो पाकिस्तान के 2023 से जो 2028 तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत होगी पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में, दैट विल बी द गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, वो तो मैं भूल गया फराज जी, आपने ब्रांच के लिहाज से आपका प्रोग्राम और सब कुछ है और सब कुछ चाय वगैरह सब कुछ रेडी है आप लोगों के लिए, तो आप लोग चलें आए हमारे साथ बैठे कुछ थोड़ा बहुत हम भी आपकी खिदमत करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठिए प्लीज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतने सारा तकल्लुफ करने का। मुझे लगता है आप खाने पीने के खासे शौकीन हैं। और मेरी सेहत से नहीं लग रहा आपको? नहीं, सेहत से तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, मैं 87-88 kg हूँ, मैं ठीक ठाक वजन है मेरा। अच्छा, नहीं हाँ, माशाल्लाह। और दूसरा पठान थोड़ा सा जरा शायद हम ज्यादा खा लेते हैं बाकी लोगों से, तो करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल आप बिस्मिल्लाह करें प्लीज। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपनी जैसे बताया बचपन एंड देन जवानी, मेहनत करना, सेल्फ मेड होना, कैसा इसका एक्सपीरियंस है? बेटर हुए कहीं आप, या आपको लगा मेरे अब्बा ने मुझे इतने पैसे नहीं दिए, ये होता तो यूँ हो जाता, शायद मुझे ये मशक्क़त ना झेलनी पड़ती? देखिए, इस तरह होता है कि एक ज़माना था, मुझे इस तरह याद है कि जब हम मरी में होते थे तो उस वक्त ये हमारे स्कूल के हर एक बच्चे के पास डिंकी हुआ करती थी। तो मुझे ये पता होता था कि मैं वो डिंकी ख़रीदना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। पेरेंट्स को ये कहना कि बड़ा मुश्किल होता था, हम कहते थे, लेकिन वो ज़रा कहते थे कि ये कर ले आप, वो कर ले, थैंक यू। तो उस लिहाज से होता था। फिर एक ज़माना था कि हम कुछ ख़रीदना चाहते थे, वो नहीं होता था। तो आई ऑलवेज न्यू कि दैट इज, बट आई वुड नेवर से कि मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ। क्यों? मुझे सपोर्ट मिली थी मेरे एजुकेशन की मेरे फादर से, मुझे सपोर्ट मिली थी बाहर जाने के लिए मेरे फादर से। सेल्फ मेड इंसान वो होता है जिसको कोई सपोर्ट नहीं करता और वो खुद अपने ही बलबूते पे हर जगह जा रहा होता है। सो हाँ, मेहनत मैंने बहुत की है। आप मेरे आसपास लोगों से पूछे, मैंने मेहनत बहुत की है। पिछले 30-35 सालों से जब से मैं काम कर रहा हूँ या क्लिनिकल वर्क कर रहा हूँ, मैं ऑन एन एवरेज में आप ये समझे कि 10 से 11 घंटे तो दिन का काम करता हूँ मैं। वो तो डेफिनेटली है। 10 से 11 घंटे? 10 से 11 घंटे मैं दिन का काम करता हूँ जी। अच्छा, इतना वो करता हूँ, तो मैंने मेहनत बहुत की। अपने डॉक्टर्स के सर्कल में कैसा आप समझते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट है या जेलसी या इस तरह की चीज़ का सामना रहता है? मेरा नहीं ख्याल कि मेरे आसपास जितने मेरे दोस्त थे उनमें से किसी के अंदर मैंने कभी जेलसी का फैक्टर देखा हो। नेवर नेवर। प्रोफेशनली जेलसी हर जगह पे होती है, लेकिन आप अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर, मेरा हमेशा से एक है, अभी भी मैं पिछले मैंने इस मुल्क में पाकिस्तान में जो एस्थेटिक फील्ड है
उसको मैंने बहुत ज़्यादा ना सिर्फ सपोर्ट किया, मैंने उसको प्रमोट किया। आई स्टार्टेड द एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन इन एस्थेटिक मेडिसिन इन पाकिस्तान। मैं सिंगल हैंडेडली मैंने पाकिस्तान में 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किए, जिसकी फुल सारी की सारी फैकल्टी इनवाइटेड इंटरनेशनल फैकल्टी थी। और ये भी बता दूं, मैंने जेब से पैसे दिए। अच्छा, लोगों का तो ख्याल है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं। नहीं, मैंने यहाँ पे वही जेलेसी वाला फैक्टर था। एक ग्रुप ने लोगों को कहा कि बाय नेम कहा कि डॉक्टर हुमायूं को सपोर्ट नहीं करना। अच्छा, यहाँ तक की जेलेसी है। लेकिन मैंने उसके बावजूद मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देने वाला है। मैंने अपनी जेब से पहले वाले में 70 लाख रुपए लगाए, दूसरे वाले में 30 लाख रुपए लगाए जेब से। आई वॉन्ट टू टीच मेरा हमेशा से मोटो था कि आई डोंट कम्पीट, आई टीच। मैं कंपटीशन मेरा इस मुल्क में नहीं है, मेरा कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे है। मैं उनके साथ कम्पीट कर रहा हूं। मैंने आज तक मैंने मेरे ख्याल में कोई 40-50 उन इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिकेशंस किए कि जिनका एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है वो 1 से ज्यादा है, 2 के करीब है, किसी में ज्यादा है। अच्छा, 2 टेक्स्ट बुक में मेरे चैप्टर हैं। अभी मुझे एक और टेक्स्ट बुक में उन्होंने कहा है कि आप 3 चैप्टर लिखो। सो अल्लाह का शुक्र है, एक पेटेंट मेरे नाम का है। अच्छा, आप ज्यादा सेटिस्फैक्शन बीइंग अ डॉक्टर फील करते हैं या बीइंग अ सेनेटर? आपको क्या लगता है कि किस तरह से काम ज्यादा किया जा सकता है, किया जाना मुमकिन है पाकिस्तान? देखिए, डॉक्टर मेरी रिकग्निशन है, डॉक्टर मेरी बेस है, उससे मैं हक हलाल की कमाता हूँ। सेनेट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर, मेरे फैमिली के अलावा मेरे ऊपर रख दी है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने एक दफा किसी से सुना था, कायद-ए-आज़म ने एक दफा कहा था कि जब मैं अल्लाह ताला के सामने जाऊं तो अल्लाह ताला कहे कि वेल डन जिन्ना। उस दिन से मैंने अपने दिमाग में ये बात रखी कि जब मैं भी अल्लाह ताला के सामने जाऊं तो वो कहे वेल डन हुमायूं, कि मैं अपनी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हुकूकुल इबाद वाली है, जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन, कि लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है मैं वो पूरी कर लूं। डॉक्टर साहब, लोगों को शिकवा होता है कि डॉक्टर बहुत ओवरचार्ज करते हैं, बहुत पैसे जो हैं वो आवाम से कमाते हैं। आपके हाल में आप मुत्तफिक हैं? मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने 1 साल में अपनी, जिसको हम कंटिन्यूस मेडिकल, और दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई वाज सक्सेसफुल। मैं 2022-23 ऑनवर्ड्स में तकरीबन 20 से 30 हज़ार डॉलर सालाना अपनी कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन पे लगाता था, जिसमें आपने डिफरेंट डिग्रीज की हैं, जिसमें मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज किए, मुख्तलिफ जगहों पे जाके सीखा है, मुख्तलिफ जगहों पे जाके सिखाया है। मैं दुनिया के जो प्रॉब्ली, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक डॉक्टर होगा जिसने कोई 100-150 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेजेंटेशंस किए। मैं अमेरिकन बोर्ड जो हेयर रेस्टोरेशन है, मैं उसका एग्जामिनर, पाकिस्तानी पहला एग्जामिनर था। सो बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। हाउ यू फील अबाउट इट? आप जिंदगी में अपने आप को देखते हैं तो आप कहते हैं वेल डन हुमायूं? नहीं, मैं कहता हूँ अभी तो मैंने सिर्फ वो काम किए जो मैं अपनी फैमिली के लिए कर सकता था। मेरी नज़र में एक इंसान के 4 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कमाता है। ये काम तो जानवर भी करते हैं। दूसरा लेवल होता है वो अपनी फैमिली से बढ़कर, 20 बच्चों से बढ़कर किसी और एक फर्द की या एक घराने की मदद करता है। यहां वो इंसान हो जाता है। वो कहते हैं आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, यहां पे वो आदमी से इंसान बन जाता है। आदमी एक जानवर है, सोशल एनिमल, यहां पे वो आदमी से इंसान हो जाता है। ठीक है। तीसरा लेवल है कि वो एक इलाके के लिए कुछ कर जाए, चाहे वो एक गांव हो, चाहे वो एक शहर हो, लेकिन ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो उसकी। ठीक है। जैसे मुल्क हो गया या कुछ हो गया, ये तीसरा लेवल है। चौथा लेवल होता है जब आप इंसानियत के लिए कुछ कर जाओ, बियॉन्ड बाउंड्रीज काम कर, बियॉन्ड बाउंड्रीज काम कर जाओ। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जैसे सारे ज्यादातर पैगंबर हैं, उन लोगों ने इंसानियत के लिए कुछ कर गए। मुझे सेकंड पे तो मैं ऑलरेडी हूं,
एंड आई नो आई विल रीच स्टेज 3। तो ये अल्लाह ताला ने मुझे वो मौका दिया है कि मैं इस के लिए कुछ कर जाऊं, इस मुल्क के लिए कुछ कर जाऊं। ठीक है। सो दैट इज वेयर आई विल गेट इनटू दैट थर्ड कैटेगरी। ओके। गुस्सा कितना आता है डॉक्टर साहब? आता है, बहुत आता है, कभी कभी बहुत आता है। इस वैसे इतना नहीं आता, गुस्से में करता हूँ, वो मेरे पठानों की फितरत में गुस्सा होता है, लेकिन इस मुल्क के लिए जब चीजें खराब हो रही होती हैं मुझे बड़ा गुस्सा, और दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई गेट इनटू पॉलिटिक्स। जस्ट अ वेरी रैंडम थॉट, डॉक्टर रुथ पाव जर्मन पाकिस्तान आई और उन्होंने देखा कि निज़ाम के कोर के लोग हैं लेप्रोसी के, और उन्होंने उनके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उनकी कंट्रीब्यूशन से उन लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी चेंज हुई। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स नहीं बनाए और लोगों ने इंसानियत की खिदमत के लिए, लोगों की खिदमत के लिए डॉक्टर्स नहीं उस तरह से कंट्रीब्यूट करते, जबकि डॉक्टर्स का जो पहला होता है वही होता है कि हम इंसानियत की खिदमत करेंगे। आप समझते हैं कि यहाँ पे लैग कर? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जो अपना टाइम एफर्ट्स दे रहे हैं। अभी जो क्लिनिक है जहाँ आप अभी इंशाल्लाह ताला मेरे साथ जाएंगी, वहाँ पे मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब हैं। हम लोग जो गरीब लोग होते हैं उनका इवन जो हिप ट्रांसप्लांट है या उसके नी ट्रांसप्लांट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ चैरिटी गोइंग ऑन। आप देखिए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चैरिटी हो रही है, पूरा शौकत खानम चैरिटी पे चल रहा है, आपका ईदी इतना बड़ा नाम चैरिटी पे कर रहा है, आपके बहुत ज्यादा लोग हैं और डॉक्टर्स भी इसमें बहुत सारे हैं। आपके कितने सारे डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान आके यहाँ पे फ्री काम करके जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि एक प्लास्टिक सर्जन वो आते थे और करते थे। तो उस लिहाज से वही सारी चीज थी कि आप देखते हो कि यार इसने आके टाइम दिया और somehow you get inspired over the period of time। तो मैं ये नहीं समझता, हाँ क्या उस नाम का कोई अभी तक डॉक्टर बना है या नहीं बना, आई एम श्योर कुछ अभी तक उस लेवल के नहीं होंगे, लेकिन देर आर डेफिनेटली। अभी पिछले दिनों वो था कि कराची में एक डॉक्टर है, उसने 500 या 5000 वो लिवर ट्रांसप्लांट्स कर लिए हैं। दुनिया का पहला हॉस्पिटल है जिसने, और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जब आप किसी को देखते हैं तो अब आपने तो इतनी लोगों में यू कैन क्रिएट ब्यूटी, सो आपके लिए तो ब्यूटी को अप्रिशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए ब्यूटी इज ज्योमेट्री, इट्स प्रोपोर्शंस। सो हाँ, जब मैं किसी को देखता हूं तो मेरे दिमाग में वो प्रोपोर्शंस आते हैं। ठीक है, ब्यूटिफिकेशन जो एक प्रोपोर्शन है जो कि डिवाइन प्रोपोर्शंस हैं 1:1.6, वो दिमाग में आते हैं। मैं कहता हूं कि यार इसको ये चीज जरूरत है, ये चीज जरूरत है, ये वो आते हैं। लेकिन ब्यूटी एट द सेम टाइम एक सब्जेक्टिव चीज भी है। बहुत खूबसूरत चेहरे हैं और उनमें प्रोपोर्शन नहीं है, बहुत प्रोपोर्शनल चेहरे हैं और उनमें खूबसूरती नहीं है। That is why वो कहते हैं कि beauty lies in the eyes of beholder as well। ठीक है। तो हर एक की अपना सब्जेक्टिव एनालिसिस। बाज़ दफ़ा वो जो मजाकन कहते हैं ना, हूर के पहलू में लंगूर, वो उस हूर को वो लंगूर पसंद आया होता है। ठीक है। तो वो सारी चीजें होती है। इट्स ऑल अबाउट यू नो हाउ यू सी ब्यूटी। आपकी नज़र में 6 फुट वाला खूबसूरत होगा, किसी और की नज़र में 5 फुट वाला खूबसूरत होगा। किसी को डार्क रंग पसंद है, किसी को सफ़ेद रंग पसंद है। हम लोग गोरा होना चाहते हैं, पूरी अंग्रेज ब्राउन होना चाहती है। तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। आपने भी अपने बच्चों पे कुछ उनसे रखी तवक्को कि वो कोई डॉक्टर बने, वर्ल्ड फेम डॉक्टर बने? मैंने तवक्को नहीं रखी और मैं नहीं चाहता था कि वो हो कोई डॉक्टर की तरफ जाए, बहुत मेहनत होती है। लेकिन मेरा बेटा जो है ना, वो इस वक्त उसने पार्ट 1 करके अभी अगले 1-2 महीनों में वो पार्ट 2 की प्लास्टिक सर्जरी की रोटेशन में जा रहा है, तो मेरी फील्ड में आ रहा है। ओके। तो इसमें आपका मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई नहीं हाथ। ही इज मच ब्रिलियंट देन आई एम। रियली? हाँ जी। तो ये जो एक कंटिन्यूएशन है, ये सियासत की तरफ भी रहेगी? बच्चों में से कोई फिर जो है वो फिर इस तरफ भी आएगा, बीइंग सेनेटर? मैं किसी को कुछ कहते नहीं। मैं तो मेरे बच्चा जो बनना चाहता है, जो वो करना चाहता है वो करे। उनके सामने आसमां और भी हैं, उनके अंदर उड़ान होनी चाहिए। मैंने कभी उनको इस तरह मदद नहीं की कि उनके लिए रास्ते खोलें। आई हैव लेट देम स्ट्रगल। स्ट्रगल करने से उनके परों में ताकत आती है, फिर वो उड़ान भर सकते हैं। अच्छा, आपने बताया कि आप 10 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं एक दिन में, और वो भी सर्जरीज और मुख्तलिफ प्रोसीजर्स, तो डॉक्टर थकते नहीं? उसका क्या सीक्रेट? नहीं, उसका एक सीक्रेट ये कि आई एंजॉय माई वर्क। दैट्स माई पैशन टू वर्क।
जितनी ज़्यादा चीज़ें होती है, बाद दफ़ा सर्जरी के दौरान मैं कहता हूँ यार तुझे किसने कहा था ये सर्जरी कर। मुश्किल होती है, इंसान को सोचना पड़ता है, आपको एक मुसव्विर भी होना होता है, आपको एक तरकान भी होना होता है, आपको एक दर्जी भी होना होता है। हर एक चीज़ का मिल मिला के आप सॉफ्ट टिश्यू सर्जन, प्लास्टिक सर्जन और एस्थेटिक सर्जन बनते हैं। प्लास्टिक सर्जन तो मुझसे भी बहुत बेहतर है, मतलब मैं प्लास्टिक सर्जरी में जो सबसे छोटी चीज़ थी ना उसको लेकर चल पड़ा, मुझसे तो बहुत बेहतर लोग हैं। अच्छा, बहुत बेहतर लोग। और आप इसका फ्यूचर पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं इस बहुत फील्ड ब्राइट का? है, हर चीज़ का, हर बहुत ब्राइट है। हर एक काम का पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम, हर एक चीज का फ्यूचर पाकिस्तान में है। सिर्फ एक चीज है, हम एज एन अवाम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। हर वो शख्स जो कि 35-40 हज़ार रुपए से ज्यादा कमाते हैं, अपने हिस्से का चाहे 500 रुपए टैक्स क्यों ना हो, वो देना शुरू कर दें। बिल्कुल, अपनी आप ये national देखते जाइए responsibility पूरी मुल्क करें। कहां से कहां नहीं जाता। हम बहैसियत कौम, हम लोग शॉर्टकट्स लेते हैं। बहैसियत कौम, हम उससे निकल जाएं। बिल्कुल सही। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क से बेहतर मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं। मैं ख्याल में कोई 60-70 मुल्कों में घूमा फिरा हूं, इससे बेहतर मुल्क नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो इससे। और मेरे पास मौके हैं, मैं जो सर्जरी यहाँ पे फर्ज करें अगर मैं 1.5 लाख लेता हूँ, मैं वहां पे $15,000 ले सकता हूँ उसके। लेकिन मुझे ये मुल्क पसंद है क्योंकि नथिंग लाइक दिस। हम चाहेंगे कि आपका जो क्लिनिक है वहाँ पर भी आपको देखें और वहाँ पर भी डेफिनेटली डेफिनेटली। हम चलते हैं डॉक्टर साहब की क्लिनिक की तरफ। डॉक्टर साहब, कितने सारी ख़वातीन मेरी जैसी को आपको देखकर तो हमेशा यही सवाल होते हैं कि मेरा मुंह ठीक है, मेरे बाल ठीक हैं। ये कितना ज़्यादा होता है आपके साथ? आप शादी पे जाएं, किसी जगह पे जाएं, तो मेरा हाल है यही सबसे ज़्यादा आपसे बातचीत होती है। नहीं, शादी और इस तरह की जगहों पे जाएं तो ज़्यादातर तो अगर वो मेरी पेशेंट्स हैं तो वो उनमें से आधे तो मिलते भी नहीं है। बाज़ मिलते हैं, वो कहते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या है। मेरा उनसे सवाल ये होता है, इट इज़ कि ये मैं नहीं हूँ जो आपको बताए आपके अंदर क्या कमी है। आप मुझे बताएं आप किस जगह पे कमी महसूस करते हैं। क्योंकि जो एस्थेटिक्स हैं वो बेसिकली आपके अपने दिमाग की एक सोच है कि मेरा मुंह ढलक रहा है, या एक किस्म की किसी जगह पे आप कॉन्शियस हैं। फिर आप मुझसे सवाल करती है कि मैं क्या ये कर लूँ। अब उसके बाद मैंने देखना होता है कि मेरे स्किल्स कितने हैं, क्या मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। लेट्स से अगर मैं 90% अचीव कर सकता हूँ तो मैं 50-60% बताता हूँ, सो दैट अगर वो जेन्युइनली कंसर्न है तो वो फिर आ जाते हैं। अगर उनके एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम, तो उस किस्म के अगर लोग हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, उसको आप जो मर्जी कर ले वो खुश नहीं रहते हैं। तो आपको उससे कुछ चीज़ों को आप एक्सक्लूड कर लेते तो अपने लिए प्रॉब्लम्स कम कर लेते। वरना बाज़ मरीज जो है ना वो आप ये समझ लेते हैं कि वो आपके साथ सारी ज़िंदगी के लिए अगर अच्छे तरीके से तो भी अच्छे रहते हैं, अगर बुरे तरीके से तो आपकी जान नहीं छोड़ते। अच्छा, ख़वातीन ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं या मर्द ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं? दोनों। अच्छा, दिस वाज योर पैशन कि आपने इस साइड पे आना, मेडिसिन की, आपने बालों के लिए मैं जो डिग्रीज पढ़ी, वेरी इंप्रेसिव कि आप लाइफ मेंबर हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स के, डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन है, FRCS तो हैं ही, फिर आपने फैकल्टी मेंबर हैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेटिव सर्जरी, एंड देन फैकल्टी मेंबर हैं आप ओरिएंडो लाइफ सर्जरी वर्कशॉप। सो ये खासी इम्पॉर्टेंट मेंबरशिप्स भी हैं और अचीवमेंट्स भी हैं। तो ये व्हाई दिस साइट? ऐसा था कि हम एक दफ़ा बैठे हुए थे, 4th ईयर की बात थी, हम एबटाबाद से मैंने ग्रेजुएट किया यूमिल्ड कॉलेज से, तो वहाँ पे हमारा राउंड चल रहा था। तो किसी ने मुझे कहा कि आप क्या बनोगे। उस ज़माने में मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होता है। एक डॉक्टर आया करता था प्लास्टिक सर्जन अमेरिका से, साल में 1 मरतबा छोटे मोटे प्रोसीजर्स किया करता था, लेकिन उसके लिए पूरा हॉस्पिटल आगे पीछे हो रहा होता था कि फलाना डॉक्टर आ रहा है, उसके लिए ये कर लो ये कर लो। तो उसका जो हाहू था ना वो मुझे बड़ा पसंद आया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि किसी ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहोगे, मैंने कहा प्लास्टिक सर्जन। तो उन्होंने कहा
क्यों? मैंने कहा बिकॉज ऑफ द वाओ फैक्टर। वो नहीं होता इंग्लिश में वाओ, यू आर अ प्लास्टिक सर्जन, वाओ। सो इट वाज दैट फैक्टर जो सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में बैठा रहा था। हालांकि मैं उस जमाने में मैं कार्डियोलॉजी में बहुत अच्छा था। आप भी तो MBBS करके तो छोटी मोटी वो करके खोल सकते थे अपना क्लिनिक, एंड यू कैन डू वेल। तो फिर ये इतनी सारी सर्टिफिकेशंस की और इतनी ज़्यादा जैसे कहना चाहिए सुपर स्पेशलिटीज़ की क्या ज़रूरत थी? देखिए, जिस ज़माने में हम ग्रेजुएट थे उस ज़माने में हो सकता है मैं हेल्थ में चला गया था। मैं ड्यूरिंग माय हाउस जॉब मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर करके मैं हेल्थ डिपार्टमेंट चला गया था। और मैं शायद मोस्ट प्रॉब्ली मेरे दिमाग में ये था कि चूँकि मैं बहुत लाइक बंदा नहीं था, तो मेरे दिमाग में ये था कि हो सकता है कि मैं इसी हेल्थ डिपार्टमेंट में जो नहीं होते ग्रेड 18 से ग्रेड 19, ग्रेड 19 से ग्रेड 20 उसमें चला जाऊं। लेकिन जब मैं एक दफ़ा बाहर चला गया और आप तुक्का कह लें या अल्लाह ताला की एक मदद कर लें कि जब मैंने FRCS पार्ट 1 पहले अटेम्प्ट में पास कर लिया, बस उसके बाद फिर FRCS हो गया। उस ज़माने में इस किस्म के कॉन्सेप्ट थे नहीं। उस ज़माने में आपको या तो MBBS करके एक GP बनना होता था और या फिर आपको कोई स्पेशलाइजेशन में जाना था, ठीक है ना। अब भी किसी हद तक वो है, लेकिन ये एस्थेटिक्स एक टोटली न्यू फील्ड है। इस वक्त एस्थेटिक्स किसी जगह पे नहीं आती, किसी के अंडर कंट्रोल नहीं आती। और इसी वजह से आजकल जो है ये पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो इसको चैनलाइज्ड करना चाह रही है। लेकिन इंटरनेशनली तो डॉक्टर साहब ऐसे ही है कि कोई भी जो है वो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स तो कर ही सकता है, सर्जरीज नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही है। इन्वेसिव वैसे जो सर्जरी है उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन करना जरूरी है, डेफिनेटली, ठीक है। जो एस्थेटिक मेडिसिन है उसके लिए हर एक बीच में जा रहा है। और दुनिया के जो बहुत बड़े नाम है वो एक्चुअली सिंपल MBBS भी है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि उसका कभी स्कोप रखा नहीं गया था और बाहर एज सच बाहर की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो आपको इजाजत देती है कि आपने बाज कोर्सेज वहां पे रिकॉग्नाइज नहीं भी हैं, लेकिन आपने वो किया है तो आपको उसके CME पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की वजह से CME पॉइंट्स है। अगर आपने वो एक खास हद तक अचीव कर ली उस स्पेशलिटी में, तो वो आपको उसको एज अ स्पेशल इंटरेस्ट के लिहाज से आपको दे देते कि आप ये करना शुरू कर दें। ठीक है, आप इसको सपोर्ट करें डॉक्टर साहब या आप इसको अपोज करें इस चीज को कि इसको रेगुलर